मेरी आंखों में सपने थे। मैं तो जो है ना ग्रेजुएशन की थी और हमारे को पता था कि रुपए देने पड़ेंगे नौकरी लगने के लिए। जी। और जब थोड़े और बड़े हुए तो रुपए भी देने हैं और सिफारिश भी चाहिए। हाँ। तो उतने रुपए भी नहीं थे, उतनी सिफारिश भी नहीं थी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है थोड़ा सा डिमोरलाइज कंडीशन की हालत थी। लाला लाजपत राय की धरती हिसार पर बैठ करके मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए हाँ। और बच्चों ने जो है जिस प्रकार से जो है कहा, बोले सर हम आंदोलन करेंगे। मैं यार तुम जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे तो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। सरकार मेरे से इस मामले में जो है वो रहती है रुष्ट। भाई बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ दें। तमाम विद्यार्थियों को जो खास तौर से तैयारियों में जुटे हुए हैं और सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि टारगेट इतना छोटा बनाओ, इतना छोटा जो एक ही दिन में अचीव हो जाए। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तरह के परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि यदि बच्चे किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में जाने की एक उम्मीद रखते हैं या सपना देखते हैं, तो ये वो शख्सियत हैं जो उन सपनों को साकार करने की कुवत रखते हैं और उन सपनों में नया रंग भी भरते हैं। हमारे साथ आईसीएस सेंटर के जो फाउंडर हैं या कहेंगे कि संचालक हैं, परिमल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है परिमल जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, तमाम दर्शकों को, हालांकि बहुत से लोगों को पता है, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि ये शुरुआत कब और कैसे हुई? ये शुरुआत सर 2008 में हुई थी। आईसीएस नाम की शुरुआत, कोचिंग सेंटर की शुरुआत। मैंने सबसे पहले 2000 में पढ़ाया था। मैं दिल्ली पढ़ने गया और वहाँ मुझे पढ़ाने का मौका मिला। मुझे जो है वहाँ के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बोला कि तू भाई पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए बना है। क्या बात। तो मैं वहीं पर पढ़ाया, पहली बार पढ़ा फिर पढ़ाया। हाँ। तो पढ़ाने का अच्छा रिस्पॉन्स आया और उनके साथ कई बार डायरेक्टर्स वगैरह के साथ बातचीत हुई और जो है सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़े दिनों बाद सेंटर खोलना चाहिए और मैंने 2000 से 2008 तक प्रॉपर तरीके से कई सेंटर्स में पढ़ा करके, बाकी काम करके, एडमिन करके, प्रचार करके, सारी चीज़ें करके देखी और फिर जो है आईसीएस सेंटर मैंने खोला। बिल्कुल। तो आईसीएस सेंटर कुछ इस तरीके से खुला। परिमल जी की आंखों में किस तरह के सपने थे जब वो दिल्ली गए? मेरी आंखों में सपने थे। मैं तो जो है ना ग्रेजुएशन की थी और हमारे को पता था कि रुपए देने पड़ेंगे नौकरी लगने के लिए। जी। और जब थोड़े और बड़े हुए तो रुपए भी देने हैं और सिफारिश भी चाहिए। हाँ। तो उतने रुपए भी नहीं थे, उतनी सिफारिश भी नहीं थी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है थोड़ा सा डिमोरलाइज कंडीशन की हालत थी। तो मेरा एक फ्रेंड आया, उसने कहा कि पढ़ाई करके नौकरी लगती है। मैंने कहा तू क्यों बेवकूफ बना रहा, पढ़ाई करके नौकरी मैंने तो आज तक सुना नहीं। जी। बोला तू चल मेरे साथ। हाँ। और मेरे को जबरदस्ती लेके गया दिल्ली। अब वहां जाकर के पहले दिन हम इतने दुखी हुए, उल्टा भाग आया मैं, मेरे बस की नहीं है ये काम। हाँ। तो नेक्स्ट वीक वो फिर आया, उसने मेरे माँ बाप को कन्विंस किया और तब वो जो है मुझे लेके गया जबरदस्ती। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती भेजा और मैं फिर वहां पढ़ा। और पढ़ने के बाद फिर वहां से जो है एक रास्ता दिखा और वहां बहुत लोग पढ़ते थे। सोनीपत में कोई तैयारी नहीं करता था, दिल्ली में जो है वहां इंस्टीट्यूट में जगह नहीं थी। तो ये डिफरेंस था। तो मैं वहां पर गया फिर और जो उसके बाद फिर जो है देखा कि हाँ पढ़ के नौकरी लग सकती है। तो फिर वहां पढ़ना शुरू किया। पहली बार में ही मैंने बहुत मेहनत की थी और पहले अटेम्प्ट में ही सीजीएल क्लियर हुआ था मेरा। क्या बात। एसएससी सीजीएल क्लियर। अच्छा, मौजूदा समय में कहाँ-कहाँ आपके जो सेंटर हैं, संस्थान हैं, वो चल रहे हैं और किस तरीके से वहाँ विद्यार्थियों के ख्वाब को, सपनों में रंग भरा जा रहा है? आपकी जो ना, जो आप अभी विविध भारती से जो काम करके है वो टोन अभी भी जिंदा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे बात करते हुए। और मैं सोच रहा था कि मैं जो है जैसे कि ये इंटरव्यू जो है यहाँ पर होने वाला है हाँ। तो रेडियो पे चलेगा। और मैं सोच रहा था उस प्रकार की मेरी भाषा और वो टोन तो नहीं बनेगा। जी। मेरे जो सेंटर्स चल रहे हैं तो हरियाणा में 95 प्लस है, हर डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में और जो उसके नीचे भी कह सकते हैं तहसील तालुका, तो हर जगह पर 90 सेंटर चल रहे हैं हरियाणा में और 250 चल रहे हैं पूरे देश में। राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, हर जगह पर एक जैसी तैयारी होती है, एक जैसी जो है पढ़ाई करनी होती है, एक जैसा जो है काम है, सबका पेपर एक जैसा ही है। एसएससी का पेपर होगा तो पूरे देश में एक जैसा है, एयरफोर्स का पेपर है तो पूरे देश का एक जैसा है। तो बराबर तैयारी है। आईबीपीएस है तो पूरे देश का एक जैसा पेपर है। तो हर जगह पर एक जैसी तैयारी है और उसी तैयारी को करके बच्चे सरकारी नौकरी हर जगह से लगते हैं। बिल्कुल। परिमल जी का जब नाम आता है तो कोविड के बाद एक बड़े आंदोलन की चर्चा भी हो जाती है और बड़े हाईलाइट हुए आप भी, और तमाम युवाओं में एक तरह का उत्साह और एक तरह की ऊर्जा उस दौर में देखने को मिली। वो किस तरह से हुआ और क्या था वो?
आज मैं जो है हिसार में बैठा हूँ। जी। ये लाला लाजपत राय जी की जो है, जो पंजाब केसरी हुआ करते थे, उनकी जी। भूमि है, हाँ। उनका कार्य क्षेत्र है ये। बिल्कुल। यहाँ से उन्होंने शुरू किया था और यहाँ पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक बनाया था, जो अंग्रेजों की सरकार के पैरेलल गवर्नमेंट का काम था। जी। जिन्होंने जो है लाहौर में जाकर के नेशनल कॉलेज बनाया था, वहाँ लोगों को पढ़ाया भी था, और नेशनल कॉलेज जो है कम समय के लिए चला, फंड्स की कमी के चलते वो बंद हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों की सरकार थी। और जो है बहुत सारे जो इस प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो बढ़िया काम कर सकते थे, जिस नेशनल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर भगत सिंह भी जो है पढ़े थे, तो मैं उस लाला लाजपत राय की धरती हिसार पर बैठ करके मैं ये बात कर रहा हूं कि यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए, और बच्चों ने जो है जिस प्रकार से जो है कहा, बोले सर हम आंदोलन करेंगे। मैं यार तुम जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे तो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। सरकार मेरे से इस मामले में जो है वो रहती है रुष्ट, भाई बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ दें। एक मामला हुआ, सबसे पहला आंदोलन हमारा कौन सा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जी टीवी के स्टूडियो के नीचे जो पकोड़े बेचने वाला आदमी, तो वो भी तो रोजगार कर रहा है। तो एक लड़की ने खड़ी होकर के कहा, सर हमने जो ये एमबीए की डिग्री कर रखी है, बीबीए की डिग्री कर रखी है, एमबीए बीबीए के दम पर कोई बढ़िया नौकरी है नहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ रही है। अब वो भी सरकार छुड़ा करके प्रधानमंत्री अगर ये कहेंगे कि पकौड़ा बेचना एक रोजगार है, बाद में जो जाकर के किसी ने कहा था कि ऑटो रिक्शा चलाना भी एक रोजगार है, तो ये डिग्रियां हमने क्यों की है, हमें सर इसका विरोध करना चाहिए। उस लड़की ने बात उठाई और सब बच्चों ने समर्थन किया। उस टाइम पर बच्चे बहुत पढ़ते थे, सोनीपत में लगभग 4000 बच्चे थे। 4000 बच्चे बोला सर हम प्रदर्शन करेंगे, तो इनको जो है ना प्रदर्शन करना आता ना, प्रदर्शन की अकल, ये जा करके मरवाएंगे। तो मैंने उनको जो है बताया कि भाई ये तरीका हो सकता है प्रदर्शन करने का, ऐसे करना चाहिए। तो हम लोगों ने जो है, मैंने उनको कहा, और इसके अलावा कोई काम होना नहीं चाहिए। मैंने सभी की सबसे पहली ड्यूटी लगाई कि जब ऐसे यूथ इकट्ठा होते तो वहां तोड़ फोड़ और आगजनी और इस प्रकार की दिक्कत होती है, किसी को पीटा जाए, रेडी लूटी जाए, इस प्रकार का काम तुम्हें तो करना ही नहीं है। कोई कर रहा हो तो उसको रोकना है। जैसे उस भीड़ में उसका फायदा कौन उठाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने सबको कहा कि हर एक लड़का और हर एक लड़की ध्यान रखेगा, वहां हथियार नहीं चलना चाहिए, वहां मारपीट नहीं होनी चाहिए, वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन, सब बच्चे पैसे इकट्ठे करो, भाई पकोड़ा बेचना एक विरोध का वो है, तो उसको विरोध के स्वरूप में वो काम किया जाएगा। बच्चों ने 1.5 लाख रुपए इकट्ठे किए, 1.5 लाख रुपए के पकोड़े बनाए। पहले से जो है हलवाई को बोल दिया गया था, उसने जो बना दिया था वो जो है वो दिखाने के लिए मीडिया में थोड़ा सा वो किया गया, और फिर वे पकोड़े वहां पर बांटे गए। पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम था कि 15 मिनट ये होगा, 15 मिनट ये होगा, 15 मिनट ये होगा, 15 मिनट ये होगा। जब वहां पर 4000 बच्चे गए, तो और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज वाले हैं, तो वे भी वहां पहुंच गए। वहां लगभग 10,000 की स्ट्रेंथ हो गई थी सोनीपत में। 10,000 बच्चों का वो हुआ, और एक कील भी नहीं मुड़ी। एसएचओ आया मेरे पास, बोला यार तने तो मेरी नौकरी खाली, इतने बच्चों का मैं करूं क्या। और जब तक कुछ भी होगा तब तक तो शहर जल गया, जिम्मेदार कौन, जो थाना प्रभारी। मैंने कहा आप वहां खड़े होकर के 1 घंटा मुझे दो, 1 घंटा होकर के 1 मिनट नहीं होगा, यहां से सब साफ मिलेगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा यहाँ प्रदर्शन भी हुआ था। ओ भाई तूने मेरी नौकरी खाली, तू जो है ये बधाई है, वो कभी जो मेरे को धमका के देखे, कभी समझा के देखे, जो भी, माँ भाई साहब 1 घंटा लगेगा, आप आजाद हो, आपको लाठीचार्ज करना, पीटना, अरेस्ट करना, जो करना कर लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, हमारे बच्चे ये करेंगे। और माइक वहां पर था, तो माइक जो है उस टाइम पर बोला नहीं। अब जो इतने बच्चों तो कैसे आवाज जाए। कुछ बच्चे बोले सर रोड जाम कर दें। अब रोड जाम वैसे तो था ही, पर हम अपनी तरफ से ऑफिशियली क्यों रोड जाम करें। भाई रोड चालू रखो, तुम खुला रखो, ये रास्ता छोड़े रखो, और हमारी तरफ से रोड जाम नहीं है, हम यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं, ये करके बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में, जैसे जो मैं जितना बोल पाया उतना सब लोगों ने सुना। 15 मिनट वहां रेंज होने में हुए, 15 मिनट जो है स्पीच हुई, 15 मिनट में पकोड़े बटे, और सब लोगों ने पकोड़े लेकर के 15 मिनट में डिस्पर्स। 1 घंटे बाद वहां पर ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। तो परिमल जी, ये जानना चाहूंगा क्या हासिल हुआ, क्या कुछ बदलाव आए हरियाणा प्रदेश में रोजगार को लेकर के, जिस तरह से बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, क्या मौजूदा परिदृश्य में आपको नजर आता है उस तरीके से नौकरियां? सर आप मुझे अपने आप बताइए कि क्या बिना खर्ची, बिना पर्ची, ईमानदारी से सिलेक्शन हो रहे हैं? हो रहे हैं।
वरना बच्चे क्यों पढ़ने आते हैं? पहले कौन तैयारी करता था? जब हम पढ़ते थे तो कौन तैयारी करता था? हम लोगों ने सरकारी नौकरी की गारंटी, भाई सरकारी ICS का रास्ता, मेहनत तुम्हारी, इस प्रकार के बहुत सारे लोगों बनाए, बहुत सारी बातें करी और लोग पढ़े, नौकरी लगे, तभी तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो। शुरुआत में तो जो बच्चे पढ़ने आए ना, तो सब के सब ये सोचते थे ये तो पढ़ने की फीस है और नौकरी लगने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब वहां से ये मामला बदल करके जो है आज ये कोई आदमी आकर के ये बात थोड़ी करता कि आप पैसे लेकर के नौकरी लगवा दो। सब आते हैं, कितने दिन पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये बदलाव हुआ है। उसके बाद ये पेपर लीक करवाने वाले बीच के गिरोह तो वे भी पकड़े गए हैं। तो बीच बीच में और जो प्रदर्शन तो अब भी जो पंचकुला में कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, पुलिस की ज्वाइनिंग के लिए जो है वो कर रहे हैं। 4 साल हो गए। 18 में दिसंबर में भर्ती निकली थी और आज 22 दिसंबर 22 सन और दिसंबर खत्म हो रहा है। 4 साल हो गए, बेचारों का हाल खराब है। तो अपने अधिकारों के लिए जो है, जैसे एक लड़ाई लड़ी वो जीती, फिर अगली लड़ाई लड़ी, फिर वो जीती, फिर अगली लड़ाई जीती, वो जीती, तो इस प्रकार से चीजें हुई। परिमल जी, बहुत लंबा अनुभव है आपका, विद्यार्थियों के साथ आपका रोजाना वास्ता होता है और बहुत से विद्यार्थी आपकी तरफ एक बड़े ही इस तरह के दृष्टिकोण से देखते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। आज आप हमारे चैनल पे हैं, तमाम विद्यार्थियों को जो खास तौर से तैयारियों में जुटे हुए हैं और सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि टारगेट इतना छोटा बनाओ, इतना छोटा जो एक ही दिन में अचीव हो जाए। खुशी मनाओ, अरे वाह, अगले दिन फिर टारगेट बनाओ, फिर उसको अचीव करो। टारगेट ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि मैं 60 साल में ये कर लूंगा, मैं 50 साल में ये कर लूंगा। अरे 60 साल होना पड़ेगा ना यार, 60 साल तक तो कितना इंतजार करेगा कोई आदमी? मोटिवेशन का एक लेवल होता है। आप एक दिन में हर रोज का एक टारगेट बना, तुम आज ये काम करना है, ये काम करना, फिर अगला ये करना, फिर अगला ये करना, फिर अगला ये करना। मैं हर रोज के छोटे छोटे टारगेट बनाता हूँ। एक लंबी डायरेक्शन भी है कि मुझे हिसार जाना है, पर मैं छोटे छोटे टारगेट बनाता हूँ कि पहले यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, सोनीपत से हिसार आने में। तो ऐसे ही मैं सबको बोलता हूँ कि हर रोज के छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि आज मुझे ये चैप्टर करना, आज मुझे 2 चैप्टर करने, आज मुझे ये पढ़ना, आज मुझे ये नोट्स बनाने, और जो अपने हाथ में हो। कुछ लोग बोलते हैं बोला हमें सरकारी नौकरी लगनी है, भाई तेरे हाथ में है ही नहीं। 1 साल भर्ती ना निकली, जो तू भरेगा उस पर केस हो गया तो और कुछ हो गया, फिर तू क्या करेगा? तो डिप्रेस्ड। तो ये नहीं करना। तू अपने हाथ में जो चीजें है ना, वे टारगेट बनाओ। जो आपके चैनल के माध्यम से जो है इस प्रोग्राम को देखेंगे या जो भी करेंगे, तो सभी लोगों को मैं ये कहूंगा कि छोटे छोटे टारगेट बना करके उनको अचीव करो, और उस टारगेट में कब जॉब लग गए और कब उससे आगे बढ़ गए और कब आगे बढ़ गए। मैंने अपने आप यही किया जी। पहले मैं टीचर बना, उसके बाद मैंने सोचा सेंटर बनाना चाहिए। तो जितना ये कमरा ना, इस कमरे का आधा कमरा था जहां मैंने शुरुआत की। इसमें 10 बच्चे बैठ नहीं सकते थे, 40 बच्चे फंस जाते थे, लगभग खड़े होकर के पढ़ते थे, ये हाल, और 100% रिजल्ट आए। अब वहां से बढ़ के आज कहां पर पहुंच गए। अगर मैंने ये सोचा होता कि इतना ब्रांच और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना सब कुछ होगा, मैं तब शुरू करूंगा, तो क्या ये शुरू हो पाता? मैंने बहुत छोटा टारगेट लिया, अचीव किया, फिर अगला टारगेट लिया, फिर वो अचीव किया, फिर अगला टारगेट लिया, फिर वो अचीव किया। जो मैंने अपनी जिंदगी में अपने ऊपर अपनाया, वही बात मैं सबको बता रहा हूं। बिल्कुल। तो परिमल जी, आपने इतनी खूबसूरत बातचीत की और तमाम पहलुओं पर बहुत बेहतरीन तरीके से रोशनी भी डाली। तमाम जो युवा साथी देख पा रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उत्साह ज़रूर बढ़ा होगा और वो लगातार बढ़ता भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भाई सभी लोग जो है ना, अपना टारगेट बनाओ और उस टारगेट को अचीव करने के रास्ते पर आगे बढ़ो। जब इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तब जो है कामयाबी है। बुरी आदतों से बचे रहना है, बुरी आदत नहीं लगानी, कोई भी गलत संगत नहीं करनी है। कोई भी तुम्हारा साथी, रिश्तेदार, घर वाला, कोई अपना आदमी बुरी आदत डालेगा, दूसरा आदमी डाल ही नहीं सकता। मैं आप में बुरी आदत नहीं डाल सकता, आप मेरे में नहीं डाल सकते, वो ना उनमें डाल सकते, ना वो मुझे मेरे में डाल सकते। कौन डालेगा? जो हम जानकार हैं। हम आपस में बात करेंगे, चलो ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। तो जितने गलत काम होते हैं, घर वाले, रिश्तेदार, जानकार, दोस्त, इनसे बचना चाहिए, बुरी आदत नहीं लगनी चाहिए। पहला काम ये है। दूसरा काम, अच्छा कोई टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो। जिंदगी उपलब्धियों का नाम है जी, ऐसा मुझे लगता। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।